हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है इस साल दिसंबर 18 एवेंजर्स डूम्सडे आने में अब एक साल से भी कम वक्त बचा है। ये शायद एंड गेम के बाद सबसे ज्यादा एम्बिशियस क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है और ट्रस्ट मी रूसो ब्रदर जो कुछ भी कुक कर रहे हैं इज गोइंग टू ब्रेक द इंटरनेट। लेट्स डाइव इनटू इट। क्या आप लोगों को जुलाई 27, 2024 याद है? सैन डिएगो कॉमिक कॉन हॉल एच। हम सबको लगा था कि हमें एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी मिलने वाली है, लेकिन उसकी जगह केविन फेगी स्टेज पर आते हैं तो बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करते हैं। नंबर 1 फिल्म का नाम अब बदलकर एवेंजर्स डूम्सडे हो गया है। नंबर 2 रूसो ब्रदर्स डायरेक्टिंग के लिए वापस आ रहे हैं और फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर स्टेज पर आते हैं और अपना डॉक्टर डूम मास्क हटाते हैं और कहते हैं New mask, same task. इंटरनेट पर बवाल मच गया था और ऑनेस्टली मेरा भी दिमाग हिल गया था। ये कोई नॉर्मल कास्टिंग न्यूज़ नहीं थी, ये मार्वल के पूरे मल्टीवर्स सागा पर रीसेट बटन दबाने जैसा था। जोनाथन मेजर की फायरिंग और हाल ही में एमसीयू प्रोजेक्ट्स को मिले ठंडे रिस्पांस के बाद मार्वल वापस उन चीजों पर चला गया जो हमेशा काम करती है, यानी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बनाने वाली टीम और वो इंसान जिसने ये सब शुरू किया था। दिसंबर 19, 2025 से मार्वल ने 4 टीजर्स ड्रॉप किए। हर एक टीजर की वाइब अलग थी और हर एक हमें फिल्म के टोन के बारे में कुछ क्रूशियल बताता है। टीजर 1 स्टीव रॉजर्स क्रिस इवांस वापस आ चुके हैं एज कैप्टन अमेरिका, लेकिन ये वो कैप नहीं है जिसे हमने एंड गेम में छोड़ा था। इस ओल्डर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और उनकी गोद में एक बच्चा है। उनका कॉस्ट्यूम एक तरफ पैक करके रखा है। ये वही लाइफ है जो उन्होंने पैगी कार्टर के पास वापस जाकर कमाई थी और उन्हें रिटायरमेंट से बाहर निकालना ये कोई फैन सर्विस नहीं है, ये रूसो ब्रदर्स का हमें बताने का तरीका है। अगर स्टीव रॉजर्स को लड़ने के लिए वापस आना पड़ रहा है तो खतरा उतना बड़ा है। टीजर 2 थॉर क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर एक जंगल में घुटनों पर बैठकर ऑडियंस से प्रार्थना कर रहे हैं। थॉर अब ग्लोरी के लिए नहीं लड़ रहा, वो घर वापस जाने के लिए लड़ रहा है, एक वॉरियर बनने के लिए नहीं बल्कि एक पिता बनने के लिए। टीजर 3 दी एक्समैन। यहाँ चीजें एकदम वाइल्ड हो जाती है। प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लोप्स, ओरिजिनल फोक्स एक्समैन एमसीयू में आ रहे हैं। ये कोई सैनिटाइज डिज्नी प्लस वर्जन नहीं है, ये वही टीम है जिसने 2000s में सुपर हीरो सिनेमा को डिफाइन किया था। टीजर 4 वकांडा मीट्स द फैंटास्टिक फोर। शूरी एज ब्लैक पैंथर और द थिंग की मुलाकात, दो ऐसी फ्रेंचाइजेस जो एमसीयू में कभी साथ नहीं दिखी। लेटिटिया राइट का एक डायलॉग है, मैंने उन सबको खो दिया है जो मेरे लिए मायने रखते थे। एम बाकू और नेमोर के साथ आने से ये साफ है कि वकांडा इस बार पीछे नहीं हटने वाला। इन चारों टीजर्स में कॉमन क्या है? वो उदास और सीरियस टोन। हर कैरेक्टर के पास खोने के लिए कुछ न कुछ है। हर हीरो उनकी मर्जी के खिलाफ दोबारा जंग में बुलाया जा रहा है। ये एंड गेम वाला ट्रम्प फेट एवेंजर्स असेंबल नहीं है, ये है दुनिया खत्म होने से पहले एक आखिरी लड़ाई। मार्च 26, 2025 मार्वल एक कास्ट अनाउंसमेंट लाइव स्ट्रीम ड्रॉप करता है एंड इट्स इनसेन। एमसीयू से थॉर, सैम विल्सन, बकी बार्न्स, आयरन-मैन, शैंग-ची, लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज, द फैंटास्टिक फोर्स, द एक्स-मैन फ्रॉम फॉक्स यूनिवर्स, वकांडा, द थंडरबोल्ट्स एंड यस रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। 26 से ज्यादा कंफर्म्ड कास्ट मेंबर्स। ये सिर्फ कोई एवेंजर्स मूवी नहीं है, ये एमसीयू की एक आखिरी और डेस्परेट कोशिश है जहां वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। चलो वो उस बारे में बात करते हैं जो सबके दिमाग में चल रहा है। मैंने हर एक रिएक्शन पढ़ा है, ट्विटर पर चल रही वॉर देखी है, मैंने फैन कम्युनिटीज को इस कास्टिंग की वजह से आपस में लड़ते हुए देखा है एंड आई गॉट बोथ साइड्स। फर्स्ट द केस अगेंस्ट, इसके खिलाफ जो लॉजिक है, डॉक्टर डूम लैटवेरियन है, अमेरिकन नहीं। उनका रोमानी हेरिटेज काफी मायने रखता है। हमें अभी तो टोनी स्टार्क को सबसे परफेक्ट फेयरवेल दिया था। ये ऐसा लगता है जैसे सोर्स मटेरियल की रिस्पेक्ट करने से ज्यादा स्टंट कास्टिंग पर फोकस किया गया है। डूम अपनी खुद की आग डिजर्व करता है, ना कि आयरन मैन से जुड़ा होना। काफी फैंस किलियन मर्फी, मैट मिकल्सन या निकोलस कोस्टर वाल्डियो को देखना चाहते। क्रिस इवांस ने खुद कहा था जब मैंने पहली बार ये सुना मेरा रिएक्शन था द केस 4। इसके फेवर में जो लॉजिक है, आरडीजे अपनी जनरेशन के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। रूसो ब्रदर्स तब तक वापस नहीं आते जब तक उनके पास कुछ बहुत स्पेशल ना होता। कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क ने पहले बॉडीज और रोल स्वैप किए हैं। अगर कोई हमें आयरन मैन को बोलने पर मजबूर कर सकता है तो वो डाउनी ही है, अपनी इमेज के एकदम अपोजिट एक्टिंग करके। जनरल ऑडियंस किसी भी नए एक्टर के मुकाबले आरडीजे पर ज्यादा भरोसा करती है। माय टेक एज अ मार्वल फैन, ये मूव सिर्फ तभी काम करेगा जब डूम सच में डूम हो, इवल टोनी नहीं, कोई वेरिएंट नहीं। रूसोस ने कॉमिक कॉन पर कंफर्म किया था कि वो विक्टर वॉन डूम का रोल प्ले कर रहे हैं और मैं उन पर भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्हें सिर्फ आरडीजे को मास्क पहनाकर आयरन मैन की तरह दिखाना होता तो ये सबसे घटिया और लेजी स्टोरी टेलिंग होती। लेकिन रूसो ब्रदर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे लगता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। सिमू लियू ने हाल ही में बताया कि सेट पर आरडीजे का एक सेक्शन है जिसे डाउनी लैंड कहते हैं, जो उनकी खुद की एज डूम वाली आर्टवर्क से भरा हुआ है। वो मेथड एक्टिंग कर रहे हैं, वो पूरी तरह कमिटेड है। ये सिर्फ पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये कौन सी कॉमिक से इंस्पिरेशन ले रहे हैं? मार्वल 3 बड़ी स्टोरी लाइंस को जोड़ रहा है डूम से बनाने के लिए, और जब आप देखोगे कि ये सब कैसे कनेक्ट होता है तो ये मूवी एकदम क्रेजी लगने लगेगी। नंबर 1 सीक्रेट वॉर्स बाय जोनाथन हिकमैन। ये फाउंडेशन है हर चीज का एक ब्लूप्रिंट और ये मार्वल की अब तक की सबसे एम्बिशियस स्टोरीज में से एक है। कॉमिक में क्या होता है, पूरा मल्टीवर्स
यूनिवर्स मर रहा है, यूनिवर्सेस आपस में टकरा रहे हैं जिसे इनकर्जन कहते हैं। बेसिकली दो अलग रियलिटीज की अर्थ आपस में भिड़ जाती हैं और दोनों खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलकर बियॉन्डर्स का सामना करता है। ये वो गॉड लाइक बीइंग्स है जो पूरी रियलिटी को सिस्टमैटिकली तबाह कर रहे हैं। डूम बियॉन्डर्स को मार देता है, उनकी पावर चुरा लेता है और बचे कुछ यूनिवर्सेस के टुकड़े को जोड़कर एक नई रियलिटी बनाता है जिसे बैटल वर्ल्ड कहते हैं। वो सिर्फ रूल नहीं करता, वो बन जाता है गॉड एम्परर डूम, जिसे लोग एक भगवान की तरह पूजते हैं। इस ट्विस्टेड रियलिटी में वो सुजन स्टॉर्म को अपनी पत्नी बना लेता है और रीड के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालता है। आखिर में रीड वापस आता है और एक जीनियस और भगवान के बीच की टक्कर में रीड डूम को हराकर मल्टीवर्स को रिस्टोर कर लेता है। डूम्सडे से इसका क्या कनेक्शन है? लीक्स और सेट फोटो सजेस्ट करते हैं कि अर्थ 616 मेन एमसीयू टाइमलाइन और फोक्स एक्समैन यूनिवर्स के बीच फाइनल इनकर्जन होने वाली है। ये वजह है कि हमें वेरिएंट्स और रियलिटी ब्रेकिंग थ्रेट्स मिल रहे हैं। लेकिन सबसे वाइल्ड बात यह है, रूमर्स है कि डूम अपना बैटल वर्ल्ड दी वॉइड में बनाएगा, वही जगह जो हमने लोकी और डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखी थी। वॉइड में वही टाइमलाइंस जाती हैं जो तबाह हो चुकी होती हैं, तो डूम के लिए अपना किंगडम बनाने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। नंबर 2, एम्परर डूम बाय डेविड मिकेलानी। ये एक अंडररेटेड क्लासिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे। इस स्टोरी में डूम सिर्फ दुनिया जीतने की कोशिश नहीं करता, वो जीत जाता है। पर्पल मैन की माइंड कंट्रोल पावर्स को टेक्नोलॉजी से बढ़ाकर डूम रातों रात पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लेता है। दुनिया में शांति है, कोई क्राइम नहीं, कोई जंग नहीं, लेकिन इसकी कीमत है लोगों की फ्री विल। सब डूम की पूजा करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। इसमें डूम सिर्फ फैंटास्टिक फोर का दुश्मन नहीं रहा, वो एक फिलोसफिकल सवाल बन गया है, क्या हो अगर विलन सच में जीत जाए और चीजें बेहतर कर दे। नंबर 3, एक्स जजमेंट डे बाय किरन गिलन। एक चीज जो बहुत लोगों ने मिस की, जापान में इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल है एवेंजर्स जजमेंट डे। ये कोई ट्रांसलेशन की गलती नहीं है, ये एक डेलिब्रेट हिंट है। इस स्टोरी लाइन में सेलेस्टियल्स, वो बड़े कॉस्मिक कोर्स जो हमने इटर्नल में देखे थे, वापस आते हैं ये फैसला करने की क्या इंसानियत को जिंदा रहने का हक है। ये पूरी ह्यूमन रेस का ट्रायल है जिसके वर्डिक्ट एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। ये तीनों स्टोरी शायद ऐसे मिलेंगी, एक इनकर्जन 616 और फोक्स यूनिवर्स को खतरे में डाल देगी। क्राइसिस के वक्त सेलेस्टियल्स इंसानियत को जज करने आएंगे कि हम बचाने लायक हैं या नहीं। विक्टर वॉन डूम खुद को इंसानियत का सेवियर बनाकर पेश करेगा। वो अकेला इतना ब्रिलियंट और रूथलेस है जो सेलेस्टियल्स का सामना कर सके। वो उनकी कॉस्मिक पावर चुरा लेगा और इनकर्जन्स को रोक देगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, वो सबको बचाएगा तो सही, पर उसकी शर्त होगी गॉड एम्परर डूम बनना। वो वॉइड में बैटल वर्ल्ड बनाएगा, वहाँ एक डिक्टेटर बनेगा और उसका सच में ये मानना होगा कि रियलिटी को बचाने का यही एक रास्ता था। अवेंजर्स के सामने एक नामुमकिन सवाल होगा, आप उससे कैसे लड़ोगे जिसने दुनिया को बचाया है? आप उस भगवान को कैसे हटाओगे जो शायद अकेली चीज है जो रियलिटी को तबाह होने से रोक रही है? इसलिए मूवी का नाम डूम्सडे है। ये सिर्फ डूम की जीत का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब हीरोज को टायरनी और एनाइलेशन के बीच में चुनना होगा। हमें और क्या पता है। फिल्मिंग अप्रैल से लेट 2025 तक पाइनवुड स्टूडियोज में शूटिंग चली। लोकेशंस इंग्लैंड और बहरीन में ऑन लोकेशन शूटिंग हुई है। म्यूजिक एलन सिल्वेस्टर वापस आ रहे हैं कंपोज करने के लिए, मतलब इन्फिनिटी वॉर एंड गेम वाली वाइब्स पक्की हैं। रीशूट्स अर्ली 2026 के लिए हेल्दी अमाउंट में रीशूट्स स्केड्यूल किए गए हैं। रियूमर्ड प्लॉट डिटेल, इन्हें थोड़ा नमक लगाकर सुनिए, यानी ये कंफर्म नहीं है। डॉक्टर डूम वर्सेस टीवी है। डॉक्टर डूम टीवी और कैंग से नफरत करता है और वो उन्हें मल्टीवर्सल क्राइसिस का जिम्मेदार मानता है। इस वजह से टीवी में एक मल्टीवर्सल वॉर हो सकती है। जहां लोकी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करेगा। इनकर्जन के दौरान एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। कैसी लैंग शायद हीरोज को क्वांटम रेल में भागने में मदद करेगी। फिल्म एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होगी जो सीधा सीक्रेट वॉर्स की तरफ इशारा करेगा। एंथनी मैकेनी ने कंफर्म किया है कि मूवी बाउंड्रीज को पुश करने वाली है और एमसीयू के आगे की स्टोरी को सेटअप करेगी। डूम्सडे सिर्फ एक एवेंजर्स मूवी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये कोर्स कनेक्शन है। जब मल्टीवर्स काफी उलझ गया था, कैंग की स्टोरी लाइन बिखर गई, तब मार्वल ने वापस फोकस लाया। एक विलन, एक क्लियर खतरा और रूसो ब्रदर्स की डायरेक्टिंग। ये एमसीयू के अलग अलग कोनों को यूनिफाई कर रहा है। फोक्स एक्समैन का एमसीयू एवेंजर से मिलना, फैंटास्टिक फोर का वकांडा से मिलना, ये वही चीज है जिसका फैंस तब से इंतजार कर रहे हैं जब से डिज्नी ने फोक्स को खरीदा था। ये एक सॉफ्ट रीबूट की तैयारी है। अगर सीक्रेट वॉर्स कॉमिक की तरह बैटल वर्ल्ड की तबाही और रियलिटी को रिस्टोर होने पर खत्म होती है, तो एमसीयू 2027 में एक फ्रेश शुरुआत कर सकता है। नए एक्टर्स, नए स्टेटस क्यूज, लेकिन पुरानी हिस्ट्री को रिस्पेक्ट देते हुए। ये मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के लिए एक लव लेटर है जिससे सही तरीके से बनाया गया है। सिर्फ कैमियोज के लिए कैमियोज नहीं, बल्कि ऐसे मीनिंगफुल क्रॉसओवर्स जो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसका इंटरनेशनल टाइटल जजमेंट डे हमें सब कुछ बता देता है। एमसीयू को जज किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा, सेलेस्टियल्स के द्वारा और खुद डूम के द्वारा। और सीक्रेट वॉर से जो भी निकल कर बाहर आएगा वही मार्वल के अगले 10 सालों को डिफाइन करेगा। देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जब एंड गेम खत्म हुई थी मुझे लगा था बस यही था। मैंने तब कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी थी तो मुझे लगा इट्स अ परफेक्ट कंक्लूजन। लेकिन कॉमिक्स पढ़ने के बाद डॉक्टर डूम मेरा फेवरेट मार्वल विलन बन गया था। इस फिल्म में वो पोटेंशियल है कि ये कुछ बहुत स्पेशल बन सके। एंड गेम से बेहतर नहीं, उससे अलग, क्योंकि एंड गेम होप यानी उम्मीद के बारे में थी। वो व्हाट एवर इट टेक्स के बारे में थी। वो उन हीरोज के बारे में थी जो एक नामुमकिन चैलेंज के लिए खड़े हुए। लेकिन डूम्सडे कॉस्ट यानी कीमत के बारे में लग रही है। उन हीरोज के बारे में जिन्हें उनकी मेहनत से कमाई हुई शांति से खींच कर वापस लाया जा रहा है। एक ऐसे विलन का सामना करने जो शायद यूनिवर्स को बचाने के लिए सही हो, भले ही उसके तरीके गलत और खतरनाक
खतरनाक हो। ये एक सोफिस्टिकेटेड स्टोरी टेलिंग है, ये मोरली कॉम्प्लेक्स है और एमसीयू को इस वक्त इसी चीज की जरूरत है। दिसंबर 18 हमें पता चल जाएगा कि एवेंजर्स डूम्सडे को मार्वल की एक शानदार रिटर्न टू फॉर्म के रूप में याद रखा जाएगा या फिर पुरानी ग्लोरी को पाने की एक डेस्परेट कोशिश के रूप में। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये अब तक की मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। मैं ओपनिंग नाइट को वहां रहूंगा क्योंकि ये सारे डर और सारी बहस के बावजूद ये अब भी मार्वल है। ये वही यूनिवर्स है जिसने हमें आयरन मैन, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दी है। और अगर रूसो ब्रदर्स ने एक चीज साबित की है तो वो ये है कि उन्हें पता है कि कहानी को सही मोड़ पर कैसे खत्म करना है। मैं उनसे बस यही मांग रहा हूँ, एक और बेहतरीन एवेंजर्स स्टोरी, एक और बार ऐसा एहसास कि हमें इस यूनिवर्स से इतना प्यार क्यों हुआ था। तो मेरे लिए बस उतना ही काफी है। एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर आपके क्या ख्याल है? मैं हूँ की वो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।